हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा है, या हम कह सकते हैं बिहार स्पेशल एजुकेटर की जो पात्रता परीक्षा है, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट का हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारा प्रैक्टिस सेट करने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को सिर्फ हम टिक करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। तो इस तरह से बेहतर एनालिसिस के साथ हम करते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आप देखें तो आप आसानी से टिक कर जाए, या इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिना किसी हेजिटेशन क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जहाँ पे दिया गया है चौथी कक्षा के छात्रों के लिए सीखने का उद्देश्य इस प्रकार दिया गया है। ठीक, उसमें दिया कि छात्र 2 दशमलव संख्याओं को 2 दशमलव स्थान तक क्रमिक करने और तुलना करने में सक्षम है। यह अधिगम के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। अब देखो, अगर बच्चा 2 अंक जो यहाँ पर दिया कि 2 दशमलव स्थान तक, ठीक, 2 दशमलव संख्याओं को उनको क्रमिक करने और उनकी तुलना करने में सक्षम है, मतलब उसका उद्देश्य क्या सामाजिक उद्देश्य होगा? बिल्कुल नहीं। स्वभाव ये भी नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक और स्वभाव से कोई लेना नहीं। प्रक्रिया, हाँ प्रोसेस हो सकता था, बट प्रोसेस का मतलब ये होता है जब दशमलव 2 संख्याएं जो हैं, दो दशमलव संख्याओं को जोड़ लेता है, उसका गुणा कर लेता है, उसका भाग कर लेता है, तो वो प्रोसेस हो जाता है। तो ये भी नहीं होगा। हमारा एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? विषय उद्देश्य। अब विषय उद्देश्य से ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बट आपको और इसी बारे में जानना हो तो जैसे विषय का मतलब क्या है, दशमलव के बारे में वो क्रमिक करने के लिए तुलना करिए। मान लो जैसे 0.25 दिया, ठीक, या 0.35 दिया है, तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा, इसको क्रम से कर ले रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो विषय उद्देश्य के बारे में जा रहा है, मतलब दशमलव की जो मेन पद्धति है उसके बारे में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? विषय वस्तु उद्देश्य जाएगा। तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि तुलनात्मक घटाव पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक कहता है, जब भी आप अधिक या कम, बढ़ते या घटते से अधिक जैसे संकेत पढ़ते हैं तो हमेशा घटाव होता है। तो इस तरह की चीज़ें बताए तो शिक्षक क्या करने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम पहला देखो, यहाँ पे चौथे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे शिक्षण प्रयोग, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बता रहा है कि अगर जहाँ पे से अधिक आ जाए तो क्या है, वहाँ पे घटाव का कॉन्सेप्ट है। तो शिक्षक यहाँ पे क्या कर रहा है? शिक्षण प्रयोग तो कर नहीं रहा है। दूसरा क्या, छात्रों को भ्रमित करे, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, गणितीय भाषा को आसान बनाना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको आती है उसकी लैंग्वेज समझने में। तो शिक्षक क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन को जो तुलनात्मक घटाव इस तरह की चीज़ें हैं उसको एक आसान भाषा में बच्चों को समझा दे रहा है कि जब भी वहाँ पे से अधिक आ जाए तो क्या होगा, वहाँ पे घटाव होगा। तो बच्चा क्या सीख रहा है? यहाँ पे गणितीय भाषा को आसान सीख रहा है। पहला ऑप्शन की बात की जाए, क्या दिया कि गणितीय भाषा कठिन बनाना, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई चीज़ बता रहा है कॉन्सेप्ट तो उसको कठिन थोड़ी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा कि जोड़ में समस्याग्रस्त बच्चे को किस संभावनाओं से विकसित होने की संभावना है, मतलब किस समस्याओं के विकसित होने की संभावना। अगर जिसको जोड़ में दिक्कत आ रही तो उसमें सबसे बच्चा किस में प्रॉब्लम आएगी। अब देखो ऑप्शन की बात करें, सामान्यीकरण कोई दिक्कत नहीं, से कोई जोड़ से सामान्यीकरण से कोई मतलब नहीं। विभाजन, भाग का जो है जोड़ से कोई मतलब नहीं होता है। और गुणनखंड की बात करें, इससे भी नहीं। तो एक ही हमारा बच्चा क्या, गुणा, क्योंकि गुणा की अगर मतलब जैसे अगर हम पढ़ें डेफिनेशन अगर, तो क्या होता है, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। अगर बच्चा बार बार चीज़ों को जोड़ रहा है मतलब वो गुणा की तरफ जा रहा है। तो अगर उसको जोड़ में दिक्कत होगी, यहाँ दिया ना, जोड़ में अगर समस्या है तो उसको गुणा में भी दिक्कत होगी। यही आपसे पूछा गया था, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन में बताया ना, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर बार बार किसी चीज़ को जोड़ा जा रहा है तो गुणा की तरफ दिखाया जा रहा है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, एक शंकु के आयतन की अवधारणा को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा किसी गणितीय जोड़ तोड़ उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। तो कौन सा उपयोग करेगा? अब बताओ शंकु क्या होता है। पहले आप शंकु देखो, शंकु किस तरह से होता है। और ये 3D मॉडल होता है, 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि इसमें हाइट भी होती है, ठीक, और आपका बेस भी होता है और एक लेंथ भी होता है, मतलब तीनों चीज़ होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती है। तो अगर तीनों चीज़ें हैं तो उसके लिए कौन सा, जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड का उपयोग कहाँ पे होता है पहले समझो। जियो बोर्ड का उपयोग जैसे कोई चीज़ हमको मान लो वर्गीय आयत समझाना है, 2D आकृति की, तो वहाँ पे जियो बोर्ड सबसे बेस्ट हमारा है, ठीक। तो जियो बोर्ड तो हमारा होगा नहीं। और डायनस बोर्ड की अगर बात करें, डायनस बोर्ड हमारा क्या होता है, जो हम लूडो खेलते हैं, नहीं सॉरी, चौपड़ जो होता है ये लूडो होता है। चौपड़ का मतलब होता है लूडो खेलना, जो हम लूडो खेलते हैं तो वहाँ पे 4 होते हैं ना, ऐसे चौपड़ का मतलब ऐसे होता है ना लूडो, यहाँ पे 4 खाने बने होते हैं, उसके बाद सब खेलते हैं, इसको चौपड़ बोलते हैं। तो अगर शंख पढ़ा है तो चौपड़ से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है, ठीक। और अगर हम डायनस ब्लॉक की बात करें यहाँ पे, तो डायनस ब्लॉक का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना होता है, देखेंगे आप, जैसे चित्राकृति है मान लो ऐसे, ठीक, और यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया गया है और बच्चे को कहा गया इसमें क्या जोड़े कि ये स्क्वायर बन जाए, ठीक, या रेक्टेंगल बन जाए। तो उसमें बच्चा क्या जोड़ेगा, अब देखिए आपको ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, डायनस ब्लॉक बोलते हैं। तो आई थिंक समझ में आएगा। जियो बोर्ड किसके लिए होता है, 2D आकृति के लिए होता है। डायनस ब्लॉक जो हम अभी बताएं यहाँ पे। चौपड़ क्या होता है, लूडो वाला होता है, ठीक।
तो इसमें बताओ इस सब चीज़ों से आप सब को पढ़ा पाओगे नहीं ना, तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है, 3D मॉडल। आप 3D मॉडल बच्चों को बताएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए आपका, दूसरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि का उपयोग छात्रों के बीच क्षेत्रफल की अवधारणा का निर्माण करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। अब देखो, जहाँ पे क्षेत्रफल की बात आ जाए तो वहाँ पे धागा से आप सिर्फ परिमाप निकाल सकते हो, क्षेत्रफल तो निकाल नहीं पाओगे, पैमाना से कोई मतलब नहीं। और जियो बोर्ड से हमने क्या बताया, आप सिर्फ और सिर्फ वर्ग या आयत जो है उसका चित्र बना पाओगे, ठीक। यह हम समझ सकते हैं, अगर सीधा सीधा बोले ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं इससे, कि त्रिभुज कैसे बनता है, रेक्टेंगल। देखो जियो बोर्ड को थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, तो जियो बोर्ड होता कैसे है आपको समझना होगा। इस तरह का कुछ एक बॉक्स रहेगा, ठीक, और वहाँ पर ऐसे कुछ कील ऐसे ऐसे लगी रहेंगी, ठीक, ऐसी ऐसी कीलें वहाँ पे रहेंगी। अब उसमें दे दी जाए, इस कील को यहाँ ले जाए, एक धागे से ऐसे जोड़ा जाए तो क्या ट्रायंगल बन जा रहा है। तो अब जियो बोर्ड की मदद से आप समझा रहे हो। और हो सकता है मान लो आपको दे दिया जाए, मान लो फिर से हम ऐसे बनाए आपको जियो बोर्ड में ऐसे ऐसे मतलब पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, तो अगर 4 पॉइंट मिला के बना दिए क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो ये किस में सीखते हैं, हम जियो बोर्ड से सीखते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। धागा से हमसे परिमाप निकाल सकते हैं, आपको बता चुके। पैमाना होगा नहीं तो बच्चा क्या, ग्राफ पेपर। क्यों, अब ग्राफ पेपर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि देखो ग्राफ पेपर से हमको क्षेत्रफल निकाला बहुत आसान हो जाता है। अब मान लो यहाँ पे हमारा ग्राफ पेपर, ठीक, अब मान लो से आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया तो हम लोग ऐसे कर दिए। और एक मानक होता है ग्राफ पेपर की, इधर 4 मीटर दूरी है, मान लो 5, तो हम लंबाई चौड़ाई गुणा करके ग्राफ पेपर से क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस पर्टिकुलर एरिया का। या मान लो आपसे यहाँ पे मतलब कुछ और आकृति दे दिया जाए जिसके बारे में आपको पता हो, जैसे स्क्वायर दे दिया जाए, ठीक। अब मान लो ये चीज़ें पता है और आपको वहाँ पे एक स्क्वायर बना के दे दिया, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे आप, जियो बोर्ड की मदद से आप यहाँ की दूरी पता कर लेंगे और इधर की दूरी पता कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। क्षेत्रफल निकालने की सबसे ज़्यादा किसका यूज होता है, ग्राफ पेपर। अब यहाँ पे जितने भी जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर, पैमाना, धागा, सब ने हम सबको हमने बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि अधिगम में 5E मॉडल किस चरण में छात्रों को अपने ज्ञान को प्रतिबिंबित करने के लिए मौका देता है, ठीक। मतलब 5E जो मॉडल है उसमें कौन सा ऐसा चरण है जहाँ पे छात्र अपने ज्ञान को प्रतिबिंबित कर पाता है, मतलब मूल्यांकन उसका कर पाता है एक तरह से, ठीक। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो 5E मॉडल है क्या, पहले आप इसके बारे में जान लो। तो जो 5E मॉडल, तो इसमें 5 E हैं। तो पहला E का जो मतलब होता है क्या होता है, हमारा इंगेज होता है, ठीक। अगर इसकी बात करें तो ये होता है इंगेज। दूसरे की बात करें क्या होता है, एक्सप्लोर, ठीक, एक्सप्लोर होता है। तीसरे की अगर बात करें तो एक्सप्लेन होता है, ठीक। अब आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन होता है। चौथे की बात करें तो होता है इलेबोरेट, ठीक, देख लीजिए इसको थोड़ा सा आप। और लास्ट होता है हमारा क्या, इवेल्युएट, ठीक। अब इतनी चीज़ें हो गई, 5 चरण हमारे हैं। तो अब इसमें कहा है कि कब बच्चा अपने ज्ञान को प्रतिबिंबित कर पाए, कब मतलब उसका ध्यान देख पाए कि हमारा ज्ञान कितना प्राप्त हुआ है। अब देखो पहले अगर आप चरण की बात करें जो हमारा इंगेज है, तो इंगेज का मतलब क्या होता है, बच्चा किसी चीज़ के बारे में इंगेज हो रहा है, मतलब क्लास में घुस रहा है तो समझो इंगेज हो गया। एक्सप्लोर मतलब अगर टीचर उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके बता रहे हैं, कुछ पिछली चीज़ से रिलेट कर बता रहे हैं, मतलब एक्सप्लोर कर रहा है। और एक्सप्लेन की बात क्या आ जाएगी, एक्सप्लेन मतलब टीचर उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक। तो जब इतनी चीज़ें हो जाएंगी तो बच्चा अपने ज्ञान को कब समझ पाएगा कि हम यहाँ पे चीज़ों को सीख लिया है। तो चौथे चरण में आके सीखिए ना, किसमें, इवेल्युएट में। अपने आप को इवेल्युएट कर पाए कि हाँ हमने जो पढ़ा है, इंगेज होने के बाद, एक्सप्लोर होने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद हमारे टीचर के, तो हम उसको कितना सीख पाए, ये किसमें सीख पाएगा, हमारे इवेल्युएट में, ठीक। इवेल्युएट मतलब उसका मूल्यांकन हो पाएगा, ठीक। सॉरी यहाँ पे ये मूल्यांकन ऑप्शन नहीं होगा। और पांचवा क्या, इलेबोरेट का मतलब क्या होता है, उस ज्ञान जो उसने प्राप्त किया उसको विस्तार से किसी को बता पाए। तो आपसे यही पूछा था कि अपने ज्ञान को प्रतिबिंबित करने का मौका कब मिलता है, जब उसका विस्तार चरण हो जाता है, मतलब जब उस चीज़ को विस्तार कर पाए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, चौथा, ठीक। फिर से मैं बता दूं, इंगेज होता है, एक्सप्लोर होता है, तीसरा एक्सप्लेन होता है, चौथा इवेल्युएट और पांचवा होता है इलेबोरेट, ठीक। पहले में इंगेज का मतलब बच्चा जो क्लास में एंट्री लेता है तो समझो इंगेज हो गया। दूसरा, किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो कुछ पिछला एग्जांपल दें, कुछ एक्टिविटी के थ्रू कुछ बताएं, तो उसको क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को। और फिर उसको रूल नियम जो भी एक्टिविटी करवा के एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से दे दे तो बच्चा अच्छे से समझ जाएगा। फिर उसका एवेल्युएशन हो जाएगा, टीचर क्या उसको एवेल्युएशन कर लेंगे, हाँ इसको कितना आया। उसके बाद अगर बच्चा अपनी चीज़ों को किसी को बता पा रहा है, विस्तार से समझा पा रहा है, तो क्या हो गया, अपने ज्ञान का प्रतिबिंब कर पा रहा है। तो यही आपसे पूछा गया, तो इलेबोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा, जो कि विस्तार चरण है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आएगा, 5E मॉडल बहुत अच्छे से हमने समझाया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, आप दिया कि गणित के मूल्यांकन की प्रक्रिया में छोड़कर अन्य सभी हैं,
इसमें कौन सा ऐसा है जिसको छोड़ के सभी है। अब देखो अगर हम बात करें अवधारणा एवं प्रक्रिया, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप गणित लगा रहे हो तो अवधारणा और प्रक्रिया तो आपको ध्यान देना ही होगा, गणितीय तर्क ये भी ध्यान देना होगा, शाब्दिक कौशल, अगर गणित आप लगा रहे हो तो आपसे मौखिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक नहीं होगा हमारा संचार। संचार क्या है, हमारे लैंग्वेज का पार्ट हो गया, जहाँ पर हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो यही हमारा नहीं होगा, क्योंकि देन किसको छोड़ के बाकी सब है, तो संचार हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे बात की जाए तो यहाँ पर दिया कि प्रश्न बैंक के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रश्न बैंक या कुछ कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक जो है उसके बारे में यहाँ दिया है। तो इसमें क्या दिया है, इसका उपयोग अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जी अब देखो इसका उपयोग अधिगम प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक उसको क्वेश्चन करोगे तो आप यही तो समझो ना कितना पढ़े हैं, आपको कितना आया, तो मूल्यांकन ही कर रहे हो आप। दूसरा क्या है, स्वतः मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल, बिल्कुल सही, इसमें भी वही होता है स्वतः मूल्यांकन, मतलब आपने जितना पढ़ा उसको इवेल्युएट करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला भी सही है दूसरा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए जो क्वेश्चन एलिब्रेट करने लायक रहेगा उसको हम अच्छे से कर देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें क्या है, गणित के सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा है, तो आपको अच्छे से पता होगा सबसे अच्छा जो होता है गतिविधि सहायक सामग्री, जिसमें हम एक्टिविटी करके बच्चों को सिखा दें, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो इसमें क्या प्रक्षेपित सहायक सामग्री ये गलत हो जाएगा, अप्रक्षेपित ये बिल्कुल गलत है, तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही क्या, गणितीय सहायक सामग्री, क्योंकि जिस चीज़ को हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा देते हैं वो चीज़ बच्चे को अच्छे से याद रहती है, चाहे वो गणित हो चाहे हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे जब गतिविधि आ जाए तो ऑप्शन वही आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन से विकल्प गणित के पाठ्यक्रम की योजना के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। तो ठीक, अब इसको देखते हैं कौन कौन से गणित की योजना के लिए प्रासंगिक है। पहला, पारंपरिक लोगों के संवर्धन के लिए नए विषयों का उपयोग, बिल्कुल ठीक है। ठीक, पारंपरिक लोग मतलब नए विषयों का उपयोग, गणित से ही आप किसी विषय में घुस सकते हैं, इसका मतलब यही है। दूसरा क्या, प्राथमिक स्तर पर अनुकूलन के लिए गणित का नया ज्ञान, ये भी ठीक है हमारा। तीसरा क्या है, छात्र की विकासात्मक आवश्यकताएं, उसका बौद्धिक विकास और विभिन्न चरणों में सीखने की क्षमता, ये भी हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चीज़ें साफ साफ दिख रही, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे उपरोक्त सही आपको मिल गया तो मान चलिए 90% केस में आपका 4 के 4 सही होते हैं, मतलब आपका ऑप्शन डी ही सही होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की। अगर हम बात करें, यहाँ दिया कि विद्यार्थियों के लिए गणित सीखने में सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब देखो अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें, यहाँ दिए गणित पढ़ाने के प्रति शिक्षकों का रवैया, अब ये कभी नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षक को हमेशा मानेंगे कि वो अच्छा पढ़ाएगा, तो हमारे ये क्या हो जाएगा सही, क्योंकि समस्या की बात की गई तो ये हमारा होगा नहीं। दूसरा क्या, गणित के विषय के बारे में डर, यही हमारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप डर गए तो कह रहे कि डर गया तो मर गया, बट ऐसा यहाँ नहीं है, अगर आप डर ही गए उसको लगाएंगे नहीं तो कैसे कर पाएंगे, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं क्यों गलत हुआ। दिया है कि गणित विषय में रुचि कम हो, देखो रुचि कम है ना, फिर भी आप उसको आसानी से सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है रुचि ना हो कुछ भी हो तब भी सीख सकते हैं। पहले ऑप्शन की बात करें, दिया गणित के प्रश्नों को हल करने में अभ्यास की कमी, ये भी हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा आपको थोड़ा कम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या, आप करें ही ना, आप डर जाएं मैथ से, ठीक, तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाएगी, गणित के विषय से डर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए। पहला विचार क्या है, सटीकता और गति एक साथ नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। सटीकता, देखो हम अगर मैथ कर रहे हैं तो क्वेश्चन एक्यूरेट भी आ सकता है और बहुत जल्दी आ सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, सटीकता और गति एक साथ आ सकती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एक्यूरेसी और स्पीड दोनों एक साथ मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है, सटीकता और गति को अलग अलग विकसित किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब अगर आप एक मैथ के टीचर हैं तो बच्चे के अंदर एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को ध्यान देंगे कि दोनों बहुत जल्दी से होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन केवल सेकंड वाला सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित की प्रकृति नहीं दर्शाता है। इसमें कौन सा ऐसा है ना जो गणित की प्रकृति नहीं दर्शाता। अब देखो ऑप्शन हम देखें तो चौथे ऑप्शन की बात करें, इसमें इसका ज्ञान केवल, अब देखो केवल आ गया ना, और नहीं की बात किया तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ सही है, क्योंकि इसका ज्ञान केवल वैचारिक है, गणित का ज्ञान केवल वैचारिक है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब हम जो ऑप्शन सही है उसको देख लेते हैं क्यों सही हुए है। इसमें दिया कि गणित सभी विज्ञानों की रानी है, ठीक कह सकते हैं, गणित से जितने भी विज्ञान हैं वहाँ से उसका विकास हुआ है, कह सकते हैं। दूसरा क्या है, इसकी उपस्थिति सभी विषयों में, बिल्कुल, आप हिंदी पढ़ेंगे वहाँ भी गणित है, इंग्लिश पढ़ेंगे वहाँ भी, हर जगह मैथ ही का यूज होना है। तीसरा क्या है, गणित संगणना से अधिक है, ठीक, गणित सिर्फ गिनती के अलावा भी बहुत सारी चीज़ रूल्स फार्मूले हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा कौन सी प्रकृति को नहीं दर्शाता, तो यही केवल वैचारिक नहीं होता है, गणित बहुत कुछ होता है, तो हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि
गणितीय अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में किसके सिवाय सभी के कारण हो सकती है? किसके सिवाय सभी के कारण हो सकती है? तब देखो यहाँ पहले क्या, प्रमस्थिकी रोग, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संवेगात्मक अवस्था, इससे भी हो सकता है। व्यवहारात्मक और इससे भी, लेकिन संस्कृति से गणित का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के, या कोई अलग संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, तो आप गणित में अक्षमता थोड़ी होंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। यही ऑप्शन आपका सही, क्योंकि आपके पूछा किसके सिवाय सभी कारण हो सकते थे, इसके अलावा सभी कारण हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 2 फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए हैं, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम भाग को यहाँ देंगे, तो भाग जो यहाँ पे डिवाइड है इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाए इसकी वैल्यू, और 1 × 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना वैल्यू बचा, 15 - 6। हमारा आंसर कितना आ गया, 9। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आ रहा था तो हम कहे चलो इसको बता देते। ठीक, बेहद आसान था ये। 15 / 15 = 1 आ गया इसकी वैल्यू, और 1 × 6 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसकी वैल्यू 6 हो गई, 15 - 6 = 9 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आखिरी इसमें क्या दिया है, इसमें आपको बताना कि आगे क्या आएगा। तो अगर यहाँ ध्यान दो आप, तो 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो अब इसके छोड़ के यहाँ आएगा, लेकिन हमको चाहिए इसका वाला, और यहाँ पे इससे डबल करेंगे तो 28 × 2 = 56, तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए बीच वाला। तो इधर वाला देख लेते हैं। इसमें क्या 8 दूनी 16 हुआ है, 16 दूनी क्या होगा, 32 होगा, पक्का पक्का। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा। और अगर मान लो आपसे यहाँ पूछा तो क्या हो जाता है, 128 का डबल 256 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया, 32। ठीक, तो आई थिंक सारी चीज़ समझ में आएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।